रात के करीब 12 बजे मुझे नींद से जागकर वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। मैं चुपचाप उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि भाभी बेड पर सोई हुई थी, लेकिन उनकी पीठ मेरी तरफ थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जिससे मुझे भाभी की सिल्क की नाइटी की चमक दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे से अपने कदम बढ़ाए और देखा कि भाभी गहरी नींद में थीं। उनका चेहरा शांति से भरा हुआ था और उनकी नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनका सारा सामान साफ दिख रहा था। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरा सोया हुआ घोड़ा जाग गया था। फिर वहीं पर भाभी को मेरा नाम दीपक था। मैं नोएडा शहर का रहने वाला हूँ। मेरे घोड़े का साइज 7 इंच लंबा और 3 इंच मोटा है। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए मुंबई से गुजरात जा रहा था। ट्रेन में बैठा तो मेरे सामने वाली सीट पर एक भाभी बैठी थी। वह बेहद सुंदर और आकर्षक लग रही थी। उनका चेहरा एक अलग ही चमक लिए हुए था और उनके लंबे बाल उन्हें और भी खूबसूरत बना रहे थे। उनका भरा हुआ बदन, गोल गोल संतरे और मस्त गठीला शरीर। भाभी को देखकर मुझे बेहद सुकून और मजा आ रहा था और आत्मविश्वास ने मेरी नजरें उनकी ओर खींच ली। ट्रेन चलते चलते मैंने सोचा, क्या मैं उनसे बात करूं? फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे बातचीत शुरू की। भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बताया कि मैं गुजरात जा रहा हूँ, कलोल, जहाँ मेरा एक इंटरव्यू है। ये सुनकर वह बोली, अच्छा, मैं भी गुजरात की रहने वाली हूँ। मुंबई अपने पति से मिलने आई थी। फिर मैंने उनका नाम पूछा तो भाभी ने अपना नाम दिव्या बताया। मैंने कहा, अच्छा, आप गुजरात में किस जगह पर रहती हो? उसने कहा, मैं भी कलोल में रहती हूँ। हमें एक दूसरे से बातें करते करते अच्छा लगने लगा। भाभी की बातें सुनकर मुझे उनका व्यक्तित्व और भी पसंद आने लगा। ट्रेन में सफ़र करते हुए हमने अपने अपने जीवन के बारे में और भी कई बातें साझा की। मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू एक ऑटोमोबाइल कंपनी में है और भाभी ने मुझे प्रोत्साहित किया। भाभी के साथ ऐसे ही इधर उधर की बातें चलती रही। मैं पूरे रास्ते उन्हें ही देखता रहा। वह बहुत ही मस्त माल लग रही थी। शायद भाभी ने भी नोट कर लिया था, मगर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। रात के करीब 11 बज चुके थे जब ट्रेन कलोल स्टेशन पर रुकी। मैं और दिव्या भाभी दोनों ही ट्रेन से बाहर निकले। भाभी का बैग बहुत भारी था, तो मैंने उनकी मदद के लिए कहा, भाभी लाओ, मैं आपका बैग उठा देता हूँ। उन्होंने मुझे बड़े विनम्रता से धन्यवाद कहा और हम दोनों स्टेशन से बाहर आ गए। कलोल में रात गहराने लगी थी और आसपास ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे। स्टेशन के बाहर पहुंचकर भाभी ने मुझसे पूछा, अब रात को कहाँ ठहरने का सोचा है? मैंने सोचा कि शायद होटल ढूंढना पड़ेगा, लेकिन भाभी ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हमारे घर आ सकते हो। घर पास में ही है और तुमने मेरी मदद भी की है। मुझे भी रात में बैग उठाने में मुश्किल हो रही है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हामी भर दी। रात काफ़ी हो चुकी थी और मुझे भी होटल ढूंढने की जगह भाभी के घर जाना ज़्यादा सही लगा। हम दोनों रेलवे पटरी पार कर भाभी के घर की तरफ बढ़े। चलते चलते मैंने भाभी से पूछा, आपका घर कितना दूर है? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी दूर और, तुम देखना मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है। उनकी बात सुनकर मुझे राहत मिली और मैंने सोचा कि यह शायद एक नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। जब हम उनके घर पहुंचे तो भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। अंदर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू भाभी। भाभी ने कहा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। घर के अंदर एक हल्की सी रोशनी थी और दीवारों पर लगे चित्रों ने घर को एक खास माहौल दिया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, रोहित, तुम्हें भूख लगी है, क्या खाना पसंद करोगे? मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा, भाभी चावल बना लो, जल्दी बन जाएंगे। भाभी हंसी और बोली, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, तुम भी सामने वाले कमरे में जाकर कपड़े बदल लो और थोड़ा आराम कर लो। मैं उस कमरे में चला गया जहां उन्होंने इशारा किया था।
वहां जाकर मैंने अपने कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर तैयार हो गया। मैंने एक आरामदायक लोवर और टी शर्ट पहन ली थी। थोड़ी देर बाद भाभी अपने कमरे से बाहर आई। उन्होंने काले रंग की सिल्क की नाइटी पहनी हुई थी, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनके कपड़े सादे थे, पर उन पर बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने उन्हें देखा और वे मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, ठीक नहीं लग रही हूँ क्या? मैंने तुरंत जवाब दिया, अरे भाभी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी इस बात पर वे भी मुस्कुरा दी और फिर रसोई में खाना बनाने चली गई। मैं वहीं बैठा बैठा अपने फ़ोन में कुछ देखने लगा और भाभी ने रसोई में चावल और सब्जी तैयार करनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में रसोई से पक रहे खाने की खुशबू आनी शुरू हो गई और मेरे पेट में हल्की सी भूख और तेज हो गई। भाभी ने मुझसे कहा, खाना बस बन गया है, तुम मेज पर बैठ जाओ। मैं मेज पर बैठ गया और उन्होंने मेरे सामने चावल और सब्जी परोसी। अब वो खाना खाने लगी। खाना खाते हुए हम बातें कर रहे थे। भाभी ने पूछा, खाना कैसा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा है। फिर भाभी ने पूछा, और घर कैसा लगा? मैंने कहा, घर भी अच्छा है। फिर भाभी ने धीरे से पूछा, और घर वाली कैसी लगी? मैं थोड़ा चौंका और मैंने बोला, वो भी बहुत अच्छी है। इस पर वह थैंक यू बोलकर खाना खाने लगी। हम दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। फिर भाभी ने मेरे बारे में पूछा, इंटरव्यू का टाइम क्या है? तो मैंने बोला, कल 10 बजे है। भाभी ने कहा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी, तुम खाकर ही जाना। मैंने भी हाँ बोल दिया। फिर हम दोनों ने खाना खत्म किया। खाना सादा लेकिन बहुत स्वादिष्ट था। हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें की। उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया कि उनके पति मुंबई में काम करते हैं और वह कलोल में अकेली रहती हैं। उनके हंसमुख स्वभाव ने मेरे दिल में उनके प्रति और भी इज्जत बढ़ा दी। रात गहरी हो चुकी थी और हम दोनों ने खाना खाकर बर्तन साफ किए। फिर भाभी ने कहा, तुम्हें आराम करने की जरूरत, सुबह जल्दी उठना है ना? फिर मैंने पूछा, आप परफ्यूम कौन सा यूज करती हो? आपके रूम से बहुत अच्छी महक आ रही है। इस पर वह हंसकर बोली, सब लेडीज परफ्यूम है, तुम्हारे मतलब के नहीं है। रात के अंधेरे में जब सब कुछ चुप था, मैं भाभी के कमरे में लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम और कुछ भी बताओगे? मैंने हंसकर कहा, क्या पूछना चाहती हो? भाभी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी जॉब यहाँ लग गई तो फिर तुम कहाँ रहोगे? मैंने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, कमरा लेना पड़ेगा, रेंट पर। वे थोड़ी चुप हो गईं, फिर बोली, क्या तुम मेरे घर पर रह सकते हो? मैंने थोड़ा संकोच में कहा, भाभी, आपके घर पर कब तक रहूंगा? भाभी ने हंसते हुए कहा, जब तक तुम रहना चाहो। मैंने फिर कहा, नहीं भाभी, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। वे समझ गईं और बोली, ठीक है, किराए पर रह लेना। जो किराया तुम बाजार में दोगे वह मुझे दे दिया करो। तुम्हारे सहारे से मेरा भी मन लग जाएगा। मैंने इस प्रस्ताव पर विचार किया, ये वाकई में एक अच्छा विचार था। मैंने कहा, ठीक है, पहले नौकरी तो लगने दो, तभी तो पता चलेगा। भाभी ने कहा, तुम्हारी जॉब पक्की है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कैसे पता? वे बोली, बस मुझे पता है। मैंने कहा, देखते हैं। भाभी ने फिर से पूछा, अगर नौकरी लग गई तो तुम मेरे घर पर ही रहोगे ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। इस बात से हमारे बीच एक अच्छी समझ बन गई थी। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने कहा, भाभी, अब हमें सो जाना चाहिए, सुबह मुझे भी जाना है। भाभी बोली, अरे हाँ, मुझे भी जॉब पर जाना है। वे भी किसी कंपनी में काम करती थीं। मैंने पूछा, मैं यहाँ कहाँ सो जाऊँ? भाभी ने कहा, तुम मेरे पास सो जाओ, हम दोनों साथ में सो जाएंगे। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और कहा, नहीं, मुझे दूसरे कमरे में सोना है। भाभी ने फिर कहा, दूसरे कमरे में सफाई नहीं है, तुम यहीं पर मेरे कमरे में ही सो जाओ। अंततः मैंने उनकी बात मान ली। मैंने उनसे बिस्तर मांगा और नीचे डालकर सो गया। भाभी ने कहा, यह मेरे बेड पर,
मेरे साथ ही सो जाओ। मैंने मना कर दिया, लेकिन भाभी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे मुझे कंधा देकर बेड पर लेट गईं और मैंने नीचे लेटने का फैसला किया। धीरे धीरे कमरे का माहौल शांत हो गया। रात के सुकून भरे माहौल में मुझे लगा कि यह अनजानी मुलाकात हमारे लिए नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। अब रात के करीब 12 बजे मैं उठा और वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो देखा भाभी मेरी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी और उनकी नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनका सारा सामान साफ दिख रहा था। ये देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मेरा सोया हुआ घोड़ा जाग गया था, लेकिन मैंने कंट्रोल करके सो गया। सुबह भाभी ने 7 बजे उठा दिया और बोली, उठो और अभी चाय पी लो। मैंने मना करते हुए कहा, भाभी मैं चाय नहीं पीता। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाई है। मैंने भाभी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी और बात करने का तरीका भी बदल चुका था। अब हर बार डबल मीनिंग में कर रही थी, लेकिन मैं अनजान बन हुए सब कुछ इग्नोर कर रहा था। फिर मैं तैयार होकर जाने लगा तो भाभी बोली, इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलकर जाना और जॉब का क्या हुआ, मुझे बताकर जाना कि इंटरव्यू में तुम्हारा जॉब का क्या हुआ। मैं ओके बोलते हुए निकल गया। मैं एक ऑटो पकड़कर इंटरव्यू देने पहुंच गया। जब मैं दिन में 3 बजे वापस आया तो भाभी का घर लॉक था। मेरे कपड़े अभी भी अंदर ही थे और मैं भाभी का फ़ोन नंबर लेना भी भूल गया था। मैंने भाभी के आने का वेट किया। शाम को 5 बजे भाभी आई। वह जीन्स और स्टॉप में मस्त पटाखा माल लग रही थी। आते ही भाभी बोली, ओ सॉरी, मैं तुम्हें तो भूल ही गई थी कि तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। उन्होंने जल्दी से गेट खोला और अंदर आने को बोलने लगी। फिर भाभी बोली, तुम थोड़ा रुको, मैं कपड़े चेंज करके अभी आती हूँ। आज भाभी लोवर और एक ढीली सी टी-शर्ट पहनकर बाहर आई। भाभी बोली, हाँ अब बताओ क्या हुआ। मैंने कहा, मुझे घर जाना है। इस पर भाभी थोड़ा उदास हो गई और बोली, क्या हुआ, इंटरव्यू सही नहीं हुआ, क्या जॉब नहीं लगी? ऐसा कैसे हो सकता है, तुमको मना कैसे कर सकते हैं वह लोग? ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे उनको इस बात का बहुत दुख हुआ हो। मैंने भाभी से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जॉब लग गई है और मुझे 3 दिन बाद ज्वाइन करना है। इस पर भाभी खुश होकर पूछने लगी, फिर घर क्यों जा रहे हो? उनके पूछने से साफ पता चल रहा था कि जैसे भाभी को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं, मैं अपने घर वालों से मिलकर आऊँगा और अपने कपड़े भी ले आऊँगा और कुछ जरूरी सामान भी लाना है। इस पर भाभी ने एक आशा भरी निगाहों से पूछा, वापस तो आओगे ना? उनकी आंखों से साफ लग रहा था कि जैसे मेरे बिना भाभी का मन ही नहीं लग रहा हो। मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं जरूर आऊँगा। फिर भाभी थोड़ा खुश हो गई और बोली, जाओगे कब? ट्रेन कब की है? मैंने बोला, कल मॉर्निंग की है, नाइट की ट्रेन में कोई सीट नहीं है। इस पर भाभी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोली, ओके, तो फिर आज तुम्हारे लिए रूम की सफाई करते हैं और शाम को पार्टी करते हैं। मैंने बोला, पार्टी किस लिए? भाभी बोली, अरे तुम्हारी जॉब लग गई है, इसलिए पार्टी करते हैं, चलो पार्टी दो। मैंने उनसे कहा, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, पार्टी मैं दे दूंगी, जब तुम्हारी सैलरी आ जाए तो वापस कर दे। फिर हम दोनों ने खाना खाया और रूम की सफाई करने में लग गए। सफाई करते करते देर हो गई थी। भाभी ने पूछा, खाना घर पर खाओगे या बाहर? मैंने कहा, घर पर ही खाएंगे। फिर भाभी ने पूछा, और पीना कहाँ है? इस पर मैं थोड़ा चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? भाभी बोली, ड्रिंक नहीं करते हो क्या? मैंने बोला, करता हूँ, मगर इससे पहले मैं कुछ और बोलता, तब तक भाभी बोली, बस तो फाइनल हो गया, तुम बाहर से बोतल ले आना, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। उन्होंने मुझको 100 रुपये दिए और बोली, एक रेड लेवल की बोतल और कुछ फ्रूट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आना और हाँ, एक सिगरेट का पैकेट भी ले आना। मैं उनसे पैसे लेकर दुकान पर बोतल लेने पहुंचा तो देखा 970 की एक बोतल मिल रही थी। सच में
मैं तो कभी ब्लेंडर पेयर प्राइड के ऊपर ही नहीं गया था। खैर, मैंने एक बोतल ले ली और कुछ फ्रूट और ड्राई फ्रूट लेकर घर आ गया। तब तक भाभी ने खाना तैयार कर दिया था। आलू गोभी की सब्जी और पूरी बन चुकी थी। भाभी ने मुझे आया देखकर कहा, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, ये कपड़े गंदे हो गए हैं, जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं भी नहाकर फ्रेश हो जाती हूँ। फिर मैंने कहा, मगर मेरे पास तो दूसरे कपड़े नहीं हैं। भाभी ने मुझे एक लोवर और एक टी शर्ट लाकर दी और बोली, ये पहन लो। मैं भी उनके दिए कपड़ों को लेकर अपने रूम में आ गया और नहाकर कपड़े पहन लिए। जब मैं भाभी के रूम में पहुंचा तो भाभी अभी तैयार हो रही थी। मैंने आवाज दी तो बोली, तुम सामान लाओगे, तब तक मैं आती हूँ। उन्होंने मुझको गिलास, पानी की बोतल और प्लेट वगैरह के बारे में बताया कि किचन में सब रख दिया है। मैंने सब कुछ सेट कर दिया, ड्राई फ्रूट काट दिए और ड्राई फ्रूट प्लेट में सजा दिए। दोनों गिलासों में पैक बनाकर रख दिया। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था और टेबल पर सब सामान तैयार था। जैसे ही भाभी अंदर कमरे में आई, मैं उनको देखता ही रह गया। भाभी ने एक छोटा सा निक्कर पहना हुआ था और एक छोटी सी बनियान पहनी हुई थी, जिसमें से भाभी का सिर्फ सामान और संतरे छिपे हुए थे, बाकी सब कुछ साफ दिख रहा था। मैं भाभी के संतरों को ही देखे जा रहा था और यह बात भाभी ने भली भांति समझ ली थी। उन्होंने इठलाकर पूछा, क्या देख रहे हो? मैंने उनके संतरों से नजर हटाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस आपकी खूबसूरती देख रहा था। वो हंसने लगी और मैं पानी की बोतल उठाकर गिलास में पानी डालने लगा। भाभी मेरे पास ही, मेरे बगल में बैठ गईं। उनके बदन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, उनके परफ्यूम की महक मदहोश कर देने वाली थी। फिर हम दोनों ने एक पैक लिया और चेज बोलकर लेने लगे। तभी भाभी बोली, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा, सच में भाभी, आप बहुत अच्छी लग रही हो। भाभी बोली, बहुत अच्छी लग रही हूँ या कुछ और भी लग रही हूँ? इसमें कुछ नहीं बोला और पैक को एक झटके में खाली कर दिया। अब दूसरा पैक बनाने के लिए मैंने बोतल उठा ली। भाभी ने कहा, अरे, इतनी जल्दी क्या है? रुको भी, इस बार पैक में बनाती हूँ। ये कहकर भाभी ने अपना पैक नीचे रखा और हाथ से बोतल लेकर दूसरा पैक बना दिया। फिर पैक खत्म करके भाभी ने सिगरेट की डिब्बी उठाई और एक सिगरेट निकाली और लगा ली। भाभी टांग खींचते हुए बोली, दीपक, एक बात पूछूं? मैंने कहा, भाभी, पूछो ना। भाभी ने कहा, सच बताओगे या झूठ? मैंने कहा, सच बताऊंगा। भाभी ने कहा, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड हैं? ये सुनकर मैं भाभी की तरफ देखने लगा। भाभी ने मेरी तरफ आंख दबाते हुए कहा, बताओ ना। मैंने कहा, भाभी, बस एक ही है। भाभी ने कहा, तुमने उसके साथ कभी संबंध बनाए हैं या नहीं? मैंने कहा, हाँ। भाभी ने कहा, कितनी बार? मैंने कहा, बस 2 बार। ये कहते हुए उन्होंने सिगरेट को मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने सिगरेट ली और भाभी की तरफ देखने लगा। अब भाभी मुझको बहुत ज्यादा माल लग रही थी। बस मन कर रहा था कि इस हॉट इंडियन भाभी को यहीं पर पटक कर बस इसके साथ अभी लूडो खेल लूं। भाभी ने झुककर अपने संतरे दिखाए और पूछा, क्या देख रहे हो? कुछ सोच रहे हो? मैं चुप रहा। भाभी ने कहा, बताओ ना, दीपक, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, भाभी। भाभी ने कहा, बताओ ना, प्लीज, तुमको मेरी कसम, क्या सोच रहे हो, बताओ। मैंने कहा, भाभी, आप ना, बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी हंसते हुए बोली, हाँ, वो तो मुझको पता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तुम्हारे भैया भी यही बोलते हैं। वो अंगड़ाई लेकर हंसने लगी। मैंने कहा, भाभी, भैया यहाँ पर क्यों नहीं रहते? वह बोली, तुम्हारे भैया मुंबई में जॉब करते हैं और मेरी जॉब यहीं पर है, इसलिए हम दोनों अलग अलग रहते हैं। लेकिन जब मन करता है तो मिल लेते हैं। अभी मैं उनसे मिलने ही गई थी, कभी अब भी मिलने आ जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोला। भाभी ने कहा, तुम बताओ, तुम कैसे मिलते हो अपनी गर्लफ्रेंड से? मैंने कहा, जब भी मौका मिलता है, तब मिल लेते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं। इन बातों के बीच हमारे गिलास खाली हो गए थे। भाभी ने बोतल उठाए और पैक बनाने लगी।
हम दोनों ने पैक खत्म किया और मैंने सिगरेट सुलगा ली। तब मैंने महसूस किया कि भाभी का हाथ मेरी जांघ पर घूम रहा था। मैंने भाभी की तरफ देखा तो भाभी मुस्कुरा रही थी। फिर भाभी ने मेरे हाथ की सिगरेट ले ली और तस मारकर मेरे मुंह पर मारती हुई बोली, मुझको तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैंने कहा, भाभी, अब तो आप भी मुझको बहुत अच्छी लगने लगी हो, पर क्या करूं, आपकी शादी हो गई है। नहीं तो मैं अभी के अभी आपसे शादी कर लेता। ये कहकर मैं हंसने लगा। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, दीपक, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती, पर तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इस पर मैं सोचने लगा और बोला, कुछ भी? भाभी बोली, हाँ, कुछ भी, जो तुम्हारा मन करे। मैंने फिर से कहा, देख लेना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाभी बोली, करके दिखाओ, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या कर सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी में मजा आ रहा होगा। फिर हॉट इंडियन भाभी की रात भर लूडो का गेम खिलाया। फिर भाभी ने बोला, बहुत मजा आया। मॉर्निंग में मेरी ट्रेन थी, तो फिर भाभी ने बोला, चलो, अब जाओ और जल्दी से वापस आकर मेरी बची हुई आग को बुझा देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कहानी में एक ऐसा प्रसंग है जहां एक महिला के प्रति रवैया अत्यंत संवेदनशील और मर्यादा से परे होता है। इस तरह की स्थितियों से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वह पारिवारिक हो या दोस्ताना, मानवीय गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक सच्चा संबंध तभी फलता फूलता है जब उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के आत्मसम्मान का आदर करते हैं। हमें ये सीखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की निजी सीमाओं का सम्मान करना और उन्हें कभी असहज महसूस नहीं कराना चाहिए। कहानी का एक प्रमुख हिस्सा ये दिखाता है कि कैसे नैतिकता और आत्मसंयम की कमी एक व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जा सकती है। दीपक का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना ये दर्शाता है कि किसी के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मसंयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। हर परिस्थिति में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कार्य न केवल हमें, बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना, संयम बनाए रखना और नैतिकता की दिशा का पालन करना चाहिए। कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि रिश्तों में भरोसा और सम्मान का महत्व क्या होता है। कहानी के पात्रों के बीच आपसी व्यवहार से यह साफ है कि यदि रिश्तों में विश्वास और सम्मान न हो, तो वे संबंध लंबे समय तक टिक नहीं सकते। विशेषकर पुरुष महिला संबंधों में सम्मान और गरिमा का विशेष स्थान होता है। ये संबंध चाहे भाई बहन, दोस्त या सहयोगी का हो, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और सम्मान सर्वोपरि है। कहानी में ये भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि कैसे किसी के प्रति अस्वाभाविक विचार और स्वार्थपूर्ण व्यवहार हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी भी प्रकार के रिश्ते में स्वार्थ से बचना चाहिए, क्योंकि यह रिश्तों को तोड़ने और नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनाओं को दूसरों पर थोपना या उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना गलत है। एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि व्यक्ति को आत्म जागरूक होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उसकी इच्छाएं और भावनाएं क्या हैं और वो किन्हें कहाँ सीमित रखना है। एक विकसित और परिपक्व सोच वाले व्यक्ति को अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। एक नैतिक और मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करता है। समाज में हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, जिन्हें निभाना आवश्यक है। किसी भी अनैतिक कार्य से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहानी से ये भी सीख मिलती है कि अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी को समझना और उसका पालन करना जरूरी है। कोई भी कार्य जो समाज के मूल्यों और आदर्शों के खिलाफ जाता है, उसका परिणाम नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी संबंध की नींव विश्वास, ईमानदारी और पारस्परिक समझ पर होती है। अगर रिश्ते इन बातों पर आधारित नहीं होते, तो उनमें विवाद और दरार आना स्वाभाविक है। इसलिए हर रिश्ते में समय समय पर संवाद, समझदारी और विश्वास बनाए रखना चाहिए, ताकि वे स्वस्थ और लंबे समय तक टिक सकें। कहानी यह भी सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में अपने विवेक और सही निर्णय लेने की क्षमता का उपयोग करना चाहिए।
गलत निर्णय लेने से न केवल हमारा नुकसान होता है, बल्कि इससे दूसरों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में सही सोच और समझदारी का उपयोग करना जरूरी है। हमें ये भी समझना चाहिए कि किसी भी संबंध में समानता का होना जरूरी है। रिश्तों में बराबरी होनी चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो या पेशेवर। असमानता के कारण संबंधों में तनाव और टकराव पैदा हो सकता है, जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। महिलाओं के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और समानता हर समाज की नींव होनी चाहिए। कहानी का एक और प्रमुख पहलू यह है कि समाज में स्वस्थ मानसिकता का विकास करना आवश्यक है, एक ऐसी मानसिकता जो दूसरों के प्रति सम्मान, सद्भावना और सहिष्णुता का समर्थन करें। ऐसे समाज में, जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं और सीमाओं का आदर करते हैं, वहीं पर सच्चे और स्वस्थ संबंध पनपते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वह समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। कुल मिलाकर यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में आत्मसंयम, नैतिकता, सम्मान और सही निर्णय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने विचारों, इच्छाओं और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का भाव रखना चाहिए। जब हम इन शिक्षाओं का पालन करेंगे, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे, जहां सभी लोग सम्मानपूर्वक और गरिमा के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें। धन्यवाद।